गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज आप क्या देख रहे हैं? मॉडल पेपर, विज्ञान का मॉडल पेपर जो आपका पेपर होने वाला है सोमवार के दिन। उसके लिए कुछ प्रश्न हैं। ये उखंड आ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और उपखंड खा। तो इस किसका लिया जा रहा है? ये फिजिक्स का। फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र। आप जानते हैं कि विज्ञान में 3 भाग हैं आपके, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे और उम्मीद है कि आपके ये काफ़ी काम आएंगे। देखिए, चलिए ज़्यादा और कुछ नहीं करते। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण आप ये जानते हो इस टाइप से है। तो ये आप खुद देख रहे हो कि प्रकाश की किरण आ रही है, आके वापस जाएगी, तो ये कहीं भी फोकस नहीं हो रही। तब समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अनंत। क्या आंसर होगा? अनंत, इन्फिनिटी पर कोई फोकस ही नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? बच्चों, पता है आवर्धन क्या चीज़ होती है? आवर्धन m बराबर होता है I/O। यानी कि बच्चों, प्रतिबिंब की जो लंबाई है और वस्तु की जो लंबाई है, इनका अनुपात। अब समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसका आवर्धन कितना होता है? 1। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। तब दर्पण के सामने पास में रखने पर तो प्रतिबिंब सीधा बनना है और दूर रखने पर क्या बनना है? उल्टा। तो ये वाली सिचुएशन किस में आती है? सिर्फ अवतल दर्पण में। इसका आंसर कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप देखिएगा, देखिए जो क्वेश्चन जो मैंने फॉर्म कर रखे हैं वो हैं ये। अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर और ध्रुव पर। बताइए कहाँ पर बनता है? अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसमें सबसे पहले आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनाने का तरीका, कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। ये तब अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण इस टाइप से, अवतल और उत्तल। अवतल में जो दबा हुआ भाग होता है उसके इस साइड में पॉलिश हो रही है, और उत्तल में जो उभरा हुआ भाग है उस पर नहीं, उसके अंदर की साइड में पॉलिश होती है। देखो ये, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस दूरी ये, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है अगर, तो इस तरीके से आया और कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। ये देखो ये, और यहाँ से टकरा के ये कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखिएगा, अब दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? ये रिलेशन होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन देख लो, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर, और दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में। ये है ना, ये मुख्य फोकस और ध्रुव। क्या हुआ? मुख्य फोकस और ध्रुव। तो ये आंसर इसका ये हुआ। अब किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? कहाँ बनेगा? ऑप्शन देखो, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण व फोकस के बीच में बनेगा, फोकस पर बनेगा, और दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। इसमें देखिएगा कि आप आगे देखना कि दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ रखी हुई है। तब ये किस क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस समय आप इसका जो आंसर है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। आपको ये देखना है कि मान लीजिए दर्पण ये है और दर्पण की फोकस दूरी क्या है? ये, और वक्रता केंद्र है ये। लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यहाँ सी पर ही तो है वस्तु रखी हुई। जब सी पर होती है तो यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर क्या आएगा? ये आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या
कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर है इसकी फोकस दूरी। तो एफ का फार्मूला ये होता है, एफ बराबर r/2 होता है। अब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है, 30/2 यानी कि 15। अब बची क्या बात, चिन्ह वाली बात। तो अवतल दर्पण में आप देखो ऐसे ही तो बनना है अवतल दर्पण, और ये और इस साइड की दूरी ली जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा एफ भी यहीं होगा और सी भी यहीं होगा, तो ये वाली दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई, माइनस में होगी 15 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस, और उत्तल दर्पण की प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कोई एक गोलीय दर्पण है, इन्होंने भाई ना तो उत्तल बोला ना अवतल बोला, तो सिंपल है भाई, डिफ़ॉल्ट आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो एफ बराबर क्या आता है, r/2, और r कितना दिया है बेटा 20, और को 2 से डिवाइड कर दो, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या दिया भाई, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और सभी तीनों ही हैं। तो इसके सारे आंसर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, सभी। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का। किसका होता है, अब उत्तल दर्पण का, तभी तो ये साइड मिरर लगा रहता है, इसी का बना होता है। समतल दर्पण का बनाते अगर ये होता तो होता किसका है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, कैसा बनता है, वास्तविक सीधा, आभासी सीधा, आभासी उल्टा, और वास्तविक उल्टा। इसका जो ऑप्शन है वो ये है, आभासी सीधा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा लगता है। ये कौन सा दर्पण है। यह क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा, हमेशा सीधा बनना है, कौन सा होगा। देखो समतल, अवतल, और ऑप्शन देख लो, उत्तल, समतल या उत्तल। तो ऑप्शन क्या है इसमें, समतल या उत्तल। क्यों, सदैव सीधा बनना है, किस में आएगा, इन दोनों में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या, तो इसका रिलेशन तो क्या है, f बराबर r/2 होता है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 2f, और फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 10, 10 दूरी 20 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा, उत्तल, तो पॉजिटिव में आएगा। तो देखो ना ये 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ध्यान से देख लो, वस्तु का एक तो वास्तविक बनना है, उल्टा बनना है, और बड़ा भी बनना है। उल्टा बनना है और बड़ा प्रतिबिंब बनना है। कहाँ रखना चाहिए, तो आपने पीछे एक ऑप्शन देखा होगा, एफ से उधर को जा रहे हो लेफ्ट में, तो आएगा लेंस से एफ व 2f के बीच। यानी कि बच्चों अगर आप ये लेंस की बात हो रही है, तो लेंस में ये f और इसके आगे दूरी 2f, तो इनके बीच में आप रखोगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, बड़ा और वास्तविक। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु। लीजिए दर्पण मैंने ये लिया, कौन सा दर्पण है बच्चों जरा बताओगे, ये है अवतल दर्पण। ठीक, तल इसका दबा हुआ है। परावर्तक तल क्या है, जो ये है दबा हुआ, और परावर्तक तल के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। पी से दिखाते हैं इसे हम, पोल। आओ अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है। ज़्यादा तेज स्पीड तो नहीं है, तेज स्पीड इसमें हमारे क्वेश्चन ज़्यादा है ना। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में अभिष्ट संबंध, अभी तो हम इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं। r बराबर क्या होता है बच्चों, f/2, जी नहीं, r बराबर क्या होता है, f का दुगुना। यही तो बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ला दिया, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया सही। यदि आपतन कोण I व अपवर्तक कोण R है, तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। क्या आंसर आएगा इसका, I-R। कैसे पता चला भाई, ये तो सीधा लिख दिया, देखना जरा। ये क्या हो रहा है, एक किरण है, ये आपतित हो रही है, ये कोण क्या है इसका, I। अब ये तो आपतित किरण हो गई, अब ये हो गई मान लीजिए अपवर्तित किरण, ये इधर इसी दूसरे माध्यम में जा रही है ना, ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित, ये हो गई अपवर्तित किरण।
और ये हो गई आपतित किरण। अब इसका जो एंगल है पता है बच्चों, कोण हमेशा नॉर्मल से नापते हैं, अभिलंब, ये होता है अभिलंब। तो ये आई भी यहाँ से बना और ये क्या बना बेटा, आर भी यहाँ से बना अभिलंब से। तो कितनी विचलित होगी, विचलित का मतलब बेटा अगर आप इसे आगे बढ़ा दो तो आप देख रहे हो कोण दिख रहा है कि नहीं भाई, आप शीर्षाभिमुख कोण है ये और ये, तो ये कितने का बैठेगा, आई का ही तो बैठेगा, और ये है आर का, तो विचलन बेटा यही तो हुआ, ये विचलन क्या हुआ, आई माइनस आर। क्लियर, विचलन ऐसे निकलता है। अब अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कहाँ होता है, जल में, हीरे में, कांच में, तारपीन के तेल में। इसमें ऑप्शन सिर्फ हीरा है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, वही आ गया हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपके ये सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं सब। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। पहले तो आप क्वेश्चन की भाषा को समझो, लंबवत आपतित होती है ना, भाषा समझ में आएगी तभी तो प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी समझ में आने का आपको। ये 90 डिग्री के कोणों पे गिर रही है बेटा, हमेशा याद रखना जब भी लंबवत गिरेगी तो सीधी की सीधी किरण वापस सीधी यूँ निकल जाएगी, ठीक है। अब बताओ कोण आप किससे नाप रहे हो, कोण नापते हो हमेशा अभिलंब से ही तो नापते हो, है ना। तो अभिलंब से कितने का कोण बनना है, 0 का बनना है, जैसे आई वैसे ही निकल गई, तो क्या आएगा इसका अपवर्तन कोण, 0। ठीक, क्यों 0 क्यों आया, क्योंकि बेटा हम लोग कोण हमेशा कहाँ से नापते हैं, अभिलंब से। अगर हम तल से नाप रहे होते तो 90 डिग्री होता। ध्यान से समझना इस बात को। अगला क्वेश्चन, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, समझ में आया कि नहीं सवाल, पहले सवाल ये ध्यान से देखो, पहले तो पढ़ो, एग्जाम में आए तो ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप गलत कर आओगे। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है, क्या मतलब हुआ इसका, सॉरी मतलब ये तो बेटा अभिलंब है, राइट। ये किरण गिर रही है, क्या है ये, आपतन कोण, समझ जाओ बात को पहले। और क्या लिख रहा है, अपवर्तन कोण होता है इस साइड में, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी कि बेटा अभिलंब से तो देखोगे ना कोण, ये ऐसे करके, समझ में आया। यानी कि आर की वैल्यू क्या है, आई से ज़्यादा है। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इतनी लंबी चौड़ी कहानी की बजाय एकदम आंसर निकाल लोगे। बेटा बताओ अभिलंब से प्रकाश की किरण पास जा रही है कि दूर जा रही है, दूर जा रही है ना, क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो दूर जा रही है तो यानी कि अब AWAY अवे, अवे माने क्या होता है, दूर जाना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, आप क्या याद कर लो बेटा, ड्रॉ, DRAW, ड्रा का मतलब बता क्या होता है, डा मतलब डेंस टू रेयर अवे, यानी कि जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका उल्टा होता है। अब आप ऑप्शन देख लो, आंसर आ गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम, देखिए यही आंसर है। ट्रिक समझे, ट्रिक ये है ड्रॉ, ड्रॉ अपने माइंड में याद फिट कर लो, बिल्कुल जैसी आना है ड्रॉ। अगर अभिलंब से दूर जा रही है तो क्या आएगा, सघन से विरल में जाएगी। तो याद क्या करना है, ट्रिक DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ, डी माने डेंस, आर माने रेयर और AW माने अवे। चलिए ये तो समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जरा आप खुद सोच के बताओ। जल, हाँ भाई पारदर्शी, कांच यस, प्लास्टिक, मिट्टी, मिट्टी तो कतई नहीं हो सकती, मिट्टी से आप कभी चेहरा देख लोगे मिट्टी में, हंसने वाली बात। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, दोनों की है, तो दर्पण व लेंस संभवतः है, समझो क्या लिखा हुआ है, दर्पण की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी
दोनों कैसी कैसी हैं, -15। तो ध्यान करो कि माइनस किस में होता है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, अवतल लेंस। क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस हमेशा कैसा होती है, माइनस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, माइनस। अवतल लेंस, लेंस नहीं बेटा, ये दर्पण है। लेंस तो अब बनाएंगे हम, देखिएगा। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी यहाँ की माइनस। और उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है। मेन फोकस दूरी तो इधर की क्या होगी, पॉजिटिव। तो माइनस के लिए ये और ये, अब ऑप्शन देख लो, ये भी अवतल है, ये भी अवतल है। ये कौन है, ये महाशय कौन है, ये महाशय है अवतल लेंस। और ये कौन है, अवतल दर्पण। तो आ गया दोनों अवतल, है ना। रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फिगर याद है, ये चीज़ पता है आपको, तो सब कर लोगे, रटना ही नहीं है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा दिखाना है, उत्तल लेंस है, सीधी सी बात, खत्म कहानी। उत्तल लेंस देखो क्या क्या लिख रहा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अच्छा, और छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से, देखो यही आ गया। आप किसी वस्तु व उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई का अनुपात पूछा है, यानी कि आवर्धन। m बराबर क्या होता है, I/O। अब लिखा है वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का अनुपात। हाँ, ये देखो क्या लिख रहा है, किसी वस्तु, वस्तु की स्थिति है 10, लो जी 10 आ गया, प्रतिबिंब की है 30, तो क्या आ गया, ये 3 ही तो आ गया, एक से अधिक। किसी वस्तु व उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी। हाँ, जरा थोड़ा सा देखो, m बराबर I/O बराबर B/U। यहाँ I और O नहीं दिया हुआ है, B और U दिया हुआ है, हो जाता है कन्फ्यूज़न। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। अब देखना भाई साहब आप लोग, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति इसमें कौन होती है, U, और उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। m बराबर I/O बराबर V/U। V दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 10। अब आ गया सही, एक से ज़्यादा। आगे अगला ऑप्शन, ये देखो क्या है, किसी बिंब का वास्तविक व समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ रखेंगे, लेंस के फोकस पर, फोकस दूरी की 2 गुना दूरी पर, अनंत पर, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस। तो ये है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात होती है। फोकस दूरी की 2 गुना दूरी, तो आप क्या करना है, लेंस है, उत्तल लेंस है, ये f है, ये 2f है, यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या आएगा, वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब मिलेगा। उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो वही, कोई वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, यही नीचे देखो, आ गया नहीं आ गया। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये याद कर लो बिल्कुल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है, प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में। तो इसका ऑप्शन ये है, सघन से विरल माध्यम। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 34वां। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर सेकंड है, और कांच जिसका बर्तन है 1.5 है, सब प्रकाश की चाल बतानी है। तो फार्मूला इसका यह था, B बराबर C/N, ये सॉल्व कर दिया था, 2 आया था इसका, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन ये है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, हीरा, जल, कांच, केरोसिन। तो फार्मूला से देखो, B बराबर C/N होता है। आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है हीरे का। तो N सबसे ज़्यादा है ना, तो B सबसे कम होगा। सही बात समझ में, क्योंकि आप खुद देखो, मान लो भिन्न देखते हैं कोई, 1/2, 1/3, 1/5, चलिए मैंने 3 भिन्न आपके सामने रख दी, इसमें
अंश है 1, हर है 2। हर को किसका सबसे ज़्यादा है? 5 का ही तो है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली। तो जिसका हर सबसे ज़्यादा वही संख्या सबसे छोटी, यानी कि बेटा इसी हिसाब से देख लो। अगर अपवर्तनांक n हीरे का सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका प्रकाश का वेग क्या हो, प्रकाश की चाल क्या होगी? मिनिमम होगी, न्यूनतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ रखते हैं? देख लो। मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगना दूरी पर, अनंत पर, और लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। यानी कि उत्तल लेंस तो ये है ना, ये है उत्तल लेंस, और प्रकाशीय केंद्र इसका ये रहा एफ, इसके बीच में रखना है। क्यों रखना है? हमेशा याद रखना, ये कंडीशन आने पर सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा। नहीं तो उत्तल लेंस के लिए हमेशा बनता है उल्टा। आप इधर से इधर को जाओगे ना, तो सब में प्रतिबिंब कैसा बनना? उल्टा ही उल्टा बनना है। लेकिन सीधा कहाँ बनेगा? इनके बीच की बात, एफ और ओ के बीच में। तो यही ऑप्शन आ गया, नहीं आ गया? नीचे लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। यानी कि आंखों को हम लोग सिकोड़ते हैं ना, या फैलाते हैं। अंधेरे में जाएंगे तो क्या करेंगे? आंखों को फैलाएंगे, और रोशनी में जाएंगे तो आंख सिकुड़ जाएगी। तो क्या चीज़ करते हैं? ऐसा हो पाने के कारण है जरा दूरी दृष्टिता, समंजन बोलते हैं बेटा इसे, समंजन। ठीक है ना। आगे देखो, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन क्या है? रेटिना। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए बिंदु क्या, कितना होना चाहिए? अनंत। दूर बिंदु बोल रहे हैं, दूर। क्या होना चाहिए? अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती है। याद ध्यान रखना है हमेशा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत से कम दूरी पर। क्योंकि नॉर्मल आंख के लिए कितना होता है? अनंत पर, फोकस इन्फिनिटी पर हो रहा है। निकट और, लेकिन ये तो दोष है ना इसमें, तो दोष है तो अनंत से कम दूरी पर। और दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे। रेटिना, और रेटिना में बनेगा तो आंख सही होगी ना, खराब क्यों होगी? खराब यूँ है कि रेटिना के पीछे बनना है। वो भी कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि, जो ये होता है ना ऊपर ये बने होते हैं ऐसे, इनके पक्षमाभि द्वारा। ये आंसर है इसका। आगे देखो, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम कब होता है? बैगनी रंग का होता है, ध्यान रखना। ये होता है ना विबग्योर, विबग्योर वायलेट सबसे ऊपर है और आर सबसे नीचे है। तो सबसे कम विचलन होता है लाल का, सबसे अधिक होता है बैगनी का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? निकट के लिए किसका होता है? अवतल। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉर्निया से पहले ही क्या हो रहा है? किरणांकें मिल रही हैं। अब पृथ्वी बनाना है हमें कॉर्निया पे, तो किरणों को फैलाना पड़ेगा ना मेरे को। तो हम क्या करेंगे? इसे फैलाएंगे तभी तो पीछे जाएगा। और फैलाता कौन सा लेंस है? अवतल लेंस फैलाता है किरणों को, उत्तल लेंस फैलाता नहीं है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? अवतल लेंस। अब क्या लिख रहा है भाई? चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? काला, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है ना। वायुमंडल होगा तभी तो रंगीन दिखेगा। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है? वायु, जल, कांच या निर्वात? निर्वात में होता है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर, देखो, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। इसका भी कोई रिलेशन है उसी के हिसाब से, लेकिन आप ध्यान रखना कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? देखो कूलाम होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है किस चीज़ का? ये भाई एम्पियर मात्रक किसका होता है बच्चों? धारा का, यानी कि आई। सेकंड क्या है? समय का, आई गुणा टी बराबर क्या हो गया? क्यू। क्यू बराबर आई टी होता ही नहीं होता है?
क्यू क्या है, क्या कह रहे हैं, क्यू है क्या, ये क्यू आवेश है। आ गया आंसर, देखो आवेश का रिलेशन याद होने चाहिए सूत्र इसके। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। प्रोटॉन पॉजिटिव, पी से याद रखना, पॉजिटिव धनात्मक चार्ज होगा, और ये प्रोटॉन लिख रहा है ना 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है भाई, और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाला आवेश, अरे वही रिलेशन Q बराबर IT। ये ऑप्शन फिर से बताना पड़ेगा क्वेश्चन मुझे। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर दिया। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश का अनुपात माने क्या होगा, ये पूछा गया। तो तोड़ने पर 5 भागों में हर एक टुकड़े का प्रतिरोध हो गया R बटे 5, और जोड़ने पर प्रतिरोध क्या हो गया 5R, यानी कि इनका अनुपात पूछा है बस। तो 5R बटे R बटे 5, R से R कटेगा, 5 गुणा 5 से हो जाएगी 25, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर से। यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखो ये R क्या हो गया समांतर क्रम में R बटे 2, और ये R बटे 2 को R में जोड़ दो, क्या आएगा 3R बटे 3R/2, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखना। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काट दिया, वही बात आ रही है, 4 बराबर भागों में बांटोगे ना तो R बटे 4 हो जाएगा। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर दिया, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में, तो क्या होगा R बटे, देखना ऐसे समझो, ऐसे यही तो फार्मूला होता है 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, इस तरीके से होता है R डैश, है ना। तो अब क्या हुआ कि प्रतिरोध कितना है R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, यानी कि 4 गुणा 1 बटे R बटे 4, ये तो हुआ, यानी कि 16 बटे 4, या R डैश बेटा कितना हो जाएगा R बटे 16। आ गया नहीं आ गया, देखो आंसर क्या होगा, यही होगा 1 बटे 16। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काट दें। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, 5 भागों में काटा तुरंत R बटे 5 हो गया। लो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा, 5 ओम है ना, R की जगह क्या रख दो 5, 5 बटे 5 कितना हो गया 1 ओम, ये आंसर आ गया। लो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, kWh बोलते हैं इसे हम लोग, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। यूनिट बोलते हैं ना, मीटर जो लगा होता है घरों में, यूनिट जो मेज़र करते हैं, ऊर्जा ही तो होती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखो यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट का और 30 वाट लिखा है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, तो बेटा 12 वोल्ट का मतलब B बराबर 12 वोल्ट, और P बराबर कितना हो गया 30 वाट, P बराबर कितना होता है VI, ये तो फार्मूला होता है, I बराबर क्या हो गया P/V, P कितना दिया हुआ है 30, 30 को 12 से डिवाइड कर दो, 2.5 एम्पियर आ गया। एक बल्ब पर 220 वोल्ट व 100 वाट लिखा हुआ है, R निकालना है, तो बेटा P बराबर दिया है 100 वाट और ये वोल्टेज दी हुई है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। P बराबर होता है B² बटे R, ये होता है रिलेशन, देखो ये, तो R बराबर B² बटे P, इसको सॉल्व कर लो, 220 गुणा 220 और बटे कितना आएगा P में आएगा बेटा 100, 0 कटे 0 कटे, 22 का वर्ग कितना होता है 484, ये आंसर आ गया। लो अब एक विद्युत यूनिट बराबर है वाट, किलोवाट बटे घंटा या किलोवाट गुणा घंटा, अभी मैंने बताया था kWh बोलते हैं ना। ये 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, कितनी होगी वो आप इनमें से देखो, ये आंसर है। अगला ऑप्शन,
एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और इनमें धारा कितनी है, I1 व I2 है। तो उत्पन्न ऊष्मा, तो हमेशा याद रखना H बराबर होता है I²RT होता है फार्मूला, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में एक रिलेशन ये भी होता है B²/R × T। ये बी के फॉर्म में आंसर हो गया। अब आप समझो जरा क्या लिखा हुआ है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या चीज़ समान रहती है, बी समान रहता है। तो आप ये वाला रिलेशन लगाओ, ये वाला, ठीक है। जिससे कि अब कैसे लिखोगे आप, H1/H2 बराबर B²/R1। T एक सा माना तो नहीं लिख रहे इसे हम, और H2 की जगह आएगा वही B² × R2। B² से B² कट जाएगा, R2/R1। तो रिलेशन आएगा क्या, ये आएगा। क्या दिया हुआ है ऐसे, ये वाला ऑप्शन सही है। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। वही रिलेशन H बराबर I²RT करके है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, 5 किलोवाट है यानी कि P दिया हुआ है, T दिया हुआ है, किलोवाट घंटा, याद आया, किलोवाट घंटा। तो पहला क्वेश्चन है, एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनमें धारा कितनी है, I1 I2 है। तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, H बराबर I²RT या B²/RT से। ये हमने V इसलिए करा था क्योंकि ये समांतर क्रम में V समान होता है, श्रेणी क्रम में I समान होता है। तो आप इस रिलेशन में आप रखोगे तो R2/R1 करके आंसर आएगा। यह क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर में की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान H बराबर I²RT या H बराबर P × T। इसको रखो, आंसर आएगा 6 × 10⁵ जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला, बिजली के बल्ब में फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का। चलो, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है, P बराबर IB। दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य दी हुई है 60 वाट व 100 वाट, यानी कि P1 दी हुई है, देखो 60 वाट, और P2 दी हुई है 100 वाट। दोनों 220 वोल्ट पर काम करते हैं। तो R पूछा है, तो P बराबर क्या होता है, V²/R। एक तो रिलेशन ये है ना। तो इसी का तो इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि V भी दिया हुआ है। तो P1/P2 बराबर R2/R1, यही तो आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो P1 कितना दिया हुआ है 60, और ये कितना दिया हुआ है 100, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, यानी कि R1 R2 का मान आएगा 5/3। देखो 5/3 आ गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें से ज़्यादा प्रकाश होगा, बल्ब में होगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक है 220 वोल्ट और 100, यानी कि इसकी रेटिंग दी हुई है ये, इसे 110 वोल्ट पर चलाना है हमें, तो इसमें शक्ति कितनी होगी। देखो इसकी रेटिंग कितनी दी हुई है, P बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट, और P दिया हुआ है 100 वाट, और वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। तो आप इसमें ये देखो, रिलेशन ये होता है ना, P बराबर V²/R, यही तो होता है। इससे R निकलेगा कितना, V²/P, यही तो निकलेगा। हम R निकाल लेंगे, प्रतिरोध। तो वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220 × 220/P दिया हुआ है 100। तो अब 22 का वर्ग कितना होगा, 484। तो 484 ओम तो प्रतिरोध हो गया।
अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 110 वोल्ट तो ये दिया हुआ है वोल्टेज इसका, यानी कि B बराबर क्या दिया हुआ है 110 वोल्ट। R बच्चों क्या दिया हुआ है 484। अब इस वाले फार्मूले, ये जो फार्मूला था ना आपका P बराबर B²/R, इसमें इनका मान रखो और आपका P निकल आएगा। क्योंकि आपको हमें वोल्टेज कितनी रखनी है 110, पहले कितनी थी इसमें 220, ये अंतर है बस सवाल का। देखना ज़रा, हमने अभी B कितना 110 गुणा 110 और नीचे क्या है 484, किसका फर्क था 22 गुणा 22, ऐसे करना आसान रहेगा। अब आराम से हो गया। 5 से 1 कटा, 5 से 1 कटा, 5 पंजे 25, 25 और इसका दुगना। देखना ध्यान से, ये तो 25 वाट आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखो 1 ओम 1 ओम यानी कि 1/2 तो ये हो गया, और 0.5 ये यानी कि ये भी 1/2 यानी कि 1 ओम आंसर आ गया। समझो इसे, 1 और 1 का आधा यानी कि 0.5 ये 0.5 ये, टोटल कितना हुआ 1 ओम आंसर आ गया। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वाट सेकंड। आगे देखते हैं हम लोग। टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, और दोनों करता है ये, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र दोनों, एक गतिमान विद्युत आवेश। और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। जी ये कभी नहीं काटती एक दूसरे को। आप ऐसे करो ना, ये चुंबक मान लो N to S ऐसे करके, ये कभी नहीं काटेंगी, ऐसे से जाएगी अंदर अंदर, ये पूरी एक तो बंद होती हैं और कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र एक ही पॉइंट पे दो दो हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा इसका आंसर क्या का मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का। 1 टेस्ला बराबर होता है किसके 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। एक इलेक्ट्रॉन बी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। बेटा फार्मूला इसका ये होता है ना, F बराबर BQB साइन थीटा होता है। अब लंबवत काम कर रहा है यानी कि साइन 90 होता है 1 के बराबर, और F बराबर BQ की जगह E आ गया, B आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, F बराबर BEB। अगला ऑप्शन देख, क्वेश्चन कौन सा है। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा और लंबाई L को लंबवत आ गया ऑप्शन ये। सूत्र इसका होता है F बराबर BIL साइन लंबवत है 90, साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो F बराबर क्या आ गया बिल, बिल आ गया, बिल याद कर लियो, बिल सही है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, 90 का बिल, बिल का मतलब ये आ गया। लो अब आ गया अगला क्वेश्चन है, बी ए और फाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत इनके मध्य संबंध। फाई बराबर होता है बी डॉट ए, ये आ गया। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। चलो चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये कुंडली गति कर रही है, घूर्णी है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है। तो ये तो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय रही एक चुंबकीय रही है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ लटकी हुई है कुंडली, ये देखो ऐसी तो है, यहाँ आर्मेचर लगा है, घुमा दिया है, ये कुंडली घूम रही है। इसमें लिखा हुआ है कितने घूमने के बाद चेंज होगा, आधे चक्कर के बाद। ये होगा कितना चेंज, आधे चक्कर के बाद। एक चक्कर पूरा चक्कर इससे रोटेट कर दोगे, जहाँ थे वहीं के वहीं आ गए, लेकिन चेंज कहाँ हो जाएगा, जैसे ही हाफ आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा फाई बराबर होता है BA cos थीटा। सब कुछ निर्भर किस पे कर रहा है बेटा, थीटा पे ही तो कर रहा है, थीटा मतलब कोण। आप देखो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है भाई, चुंबकीय फ्लक्स के परिपथ के प्रतिरोध के, चुंबकीय फ्लक्स में और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो ये ऑप्शन आएगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी कि E बराबर डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, यही तो होता है। ध्यान रखना
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? जनित्र। जनित्र मतलब कौन सा? जनरेटर। डायनामो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। और जनरेटर में क्या चीज़ बनती है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जनरेटर में यही तो क्वाइल को घुमाया जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, और क्या दे रही है आपको? ये विद्युत ऊर्जा। अब जनरेटर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसे। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। देखो यही तो डिफरेंस होता है। अब आप क्या देख रहे हो? देखो ये है, मान लो ये है जनरेटर और ये है मोटर। तो जनरेटर क्या करती है? जनरेटर से आप जनरेट कर रहे हो, यानी कि क्या उत्पन्न कर रहे हो? बिजली, लाइट, यानी कि विद्युत ऊर्जा। और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ विद्युत ऊर्जा से क्या कर रहे हो उत्पन्न? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना? दोनों के काम को ध्यान देखो। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रही है जनरेटर से, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मोटर से। लघु पतन। लघु पतन मतलब पता है क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। धारा का मान बहुत जल्दी बढ़ जाता है। देखो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने कौन कौन सी नियम है? फ्लेमी के दाएं हाथ का नियम। ठीक है बच्चों, ये 95 क्वेश्चन थे, आप इनको प्रैक्टिस करो। और जो क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया आपको, तो आप क्या करना, ये फ़ोन नंबर लो 7895679298, इस पर व्हाट्सएप कर देना जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो। ओके।